अच्छा जी, अभी तो हम जो टेस्ट करेंगे वो है कैपलान प्रैक्टिस टेस्ट, आपके जशान कलेक्शन के बुक में ये अवेलेबल है ऑन पेज 57। जस्ट इसलिए कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे आपको पार्ट ए जो है अटैम्प्ट करना है, उसके बाद आप खुद ही अटैम्प्ट करोगे अगले जो भी टेस्ट होंगे। ओके, जो भी आपका रीडिंग टेस्ट होता है उसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं। उसमें आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो 6 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इस तरह से होते हैं, जिसमें आपको ABCD जस्ट राइट करना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन है वो कौन से टेक्स्ट के साथ बिलोंग कर रही है। और वो टेक्स्ट होते हैं आपके ऊपर यहाँ पर, टेक्स्ट A, टेक्स्ट B, टेक्स्ट C, टेक्स्ट D, ठीक है। आते साथ आपको सवाल नहीं देखने, आते साथ आपको इन चारों ब्लॉक्स को, चारों जो टेक्स्ट है आपको उनको वैसे स्किम एंड स्कैन करना होता है। स्किम एंड स्कैन ये होता है कि आप ऊपर से इनको देख लो, क्योंकि 15 मिनट्स है तो 2 मिनट्स आप फर्स्ट इनको दे दो, उसमें आप इनकी हेडिंग्स वगैरह पढ़ लो। उसके बाद आप नीचे क्वेश्चन को, जो 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दो फिलहाल। इसको हम एंड पे अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि तब तक हमें आइडिया होगा कि ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, तो हम जल्दी से ABCD लिखते जाएंगे, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता उसके बाद। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 से लेकर 20 क्वेश्चन काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ही होते हैं। पहले जो 7 से लेकर 12 तक ये तो फिल इन द ब्लैंक ही हैं, और ये जो होते हैं क्वेश्चन आंसर होता है, आपको आंसर लिखना होता है। काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक ही, क्योंकि आपको राइट करना है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो वो आपको थोड़ा बहुत 1-2 पे शायद वो माफ़ कर भी देंगे, अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक ना करें तो ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा जाता है, ठीक है। लिसनिंग में स्पेलिंग पर थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा उनका लीनियंसी है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग में इतनी ज़्यादा लीनियंसी नहीं देते वो। अच्छा, हम स्टार्ट से आते हैं। फॉर सपोज हमने अभी हमें ये टेस्ट मिला, वहाँ पर हमें मिलेगा ये टेस्ट, ये ब्लॉक जो मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है स्किम एंड स्किन एस्थमा, हमें टॉपिक का पता होना चाहिए। टेक्स्ट ए में स्टेब्लिशिंग द सिवेरिटी ऑफ एक्यूट एस्थमाटिक, मॉडरेट एस्थमा, सिवियर एस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। वी नो कि भाई ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर बात करी जा रही क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग ना भी देखी तो ये 4 दिखने में क्या लग रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि एस्थमा में ये जो 4 चीज़ें हैं ये शो करती हैं आपके सिम्टम्स को, ठीक है। तो सिम्टम्स का जिक्र आपके यहाँ पर किया गया है और सिवेरिटी के हिसाब से आपके क्लासिफिकेशन दिया गया है पार्ट ए में, टेक्स्ट ए में। क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो टाइम जाएगा, इस वजह से ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज जब आप देखेंगे तो आंखों में आप इसको देखते जाएंगे। PEF देख लिया, ये थोड़ा बहुत ऊपर से हेडिंग्स आपने देख लिए। उसके बाद टेक्स्ट बी में आएंगे, लंग फंक्शन टेस्ट एंड आपने एस्थमा देखा, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, स्पायरोमेट्री, डायरेक्ट ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट विद स्टमीन और मेथाकोलिन, एक्सरसाइज टेस्ट एंड देन एलर्जी टेस्टिंग आपने देख ली। थोड़ा बहुत समझ आएगा कि भाई जो मेजरमेंट की बातें हैं वो यहाँ पर की गई हैं सारी, ठीक है, कि एस्थमा को मेजर करने के लिए। टेक्स्ट सी किस चीज़ की बात कर रहा है नहीं भी पता तो 3 डेफिनेशन नजर आ रही है, बहुत है। इतना स्मोकर देख लिया, यहाँ से आपने पहली लाइन देख ली, पेशेंट में फाइंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल। उसके बाद आपने देख लिया ऊपर से कि भाई पैनिक अटैक की बात यहाँ पर की गई है, इतना पता होना चाहिए, मोर देन इनफ। मैनेजमेंट में आएंगे तो ये एक लंबा एल्गोरिदम है, आपको पता होना चाहिए कि जो एल्गोरिदम वाली बातें वो यहाँ पर की गई हैं, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अब जब आप आते हो अपना क्या नाम है नीचे क्वेश्चंस पे, तो व्हाट आई प्रेफर कि क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के मैं ऊपर जाऊँ उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो आपका जो एल्गोरिदम है उसकी बात की। हाँ, मैं कह रहा था कि जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो आप यहाँ से रीड करके ऊपर उसको ढूंढने जा सकते हो कि भाई वहाँ वो उसका आंसर आपको क्या मिलता है ऊपर, ठीक है। एक तो पैटर्न ये होता है। दूसरा पैटर्न ये होता है, काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, आते साथ क्वेश्चन रीड करने से पहले ही सारे टेक्स्ट वो पढ़ लेते हैं, यानी रैपिडली उसको रीड दे देते हैं। और रैपिड रीड देने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। स्टिल आपके पास 9 मिनट्स होते हैं या 10 मिनट्स होते हैं आपके पास टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस डाउन देयर। क्योंकि आप पहले से पढ़ के आए हो तो आपको एक नॉलेज होती है। लेकिन मेरा जो पैटर्न है, मैं जो फॉलो करता हूँ, यही करता हूँ। टू अंडरस्टैंड हाउ सिवियर एन एस्थमाटिक इज, डैश मस्ट बी मेजर्ड इन एडिशन टू PEF। अब हमें ये तो समझ आ रहा है कि बात यहाँ पर सिवियर एस्थमाटिक की चल रही है, और हमें ये भी समझ आ रहा है कि PEF की भी बात चल रही है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो सवाल हमें समझना है कि सवाल क्या कह रहा है कि भाई और क्या चीज़ आप देखोगे अलॉन्ग विद PEF, ठीक है। ऊपर जाओ, देखो कि कहाँ PEF का जिक्र किया हुआ है, एक तो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाओ, पार्ट ए में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, पार्ट बी में जिक्र किया हुआ है। अब क्योंकि हमने जो बोला था आते साथ ही कि मेजरमेंट्स, आप वीडियो को पीछे करके भी देखोगे, मैंने उस टाइम बोला था मेजरमेंट्स की बात यहाँ पर की गई है। पढ़ने को आप चारों पढ़ सकते हो, आप जहाँ पर आपको PEF मिलता है वहाँ पर आप ढूंढ सकते हो। लेकिन क्योंकि एक लंबी स्टेटमेंट है और लंबी स्टेटमेंट वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर डेफिनेशंस होगी, तो ये मुझे यहाँ पर तो मिल ही नहीं चाहिए इस पार्ट में।
ठीक है, यहाँ पर मुझे ये मिलनी नहीं चाहिए। उसके बाद या तो यहाँ मिले लेकिन यहाँ पर पीएफ की कोई बात नज़र नहीं आ रही, या तो यहाँ पर मिले लेकिन अगेन यहाँ पर लंबी स्टेटमेंट कोई की नहीं हुई इन्होंने। तो मुझे ये कहाँ पर मिलेगी, मेजरमेंट वाले पोर्शन में। मेजरमेंट वाले पोर्शन को अब दिल कर रहा है तो सारा पढ़ लो यहाँ से, सारा के ये 10 सेकंड भी नहीं लगते इसको पढ़ने में। एस्मा टेस्ट शुड बी अंडरटेकन टू डायग्नोज एंड एड मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एस्मा बिफोर इट प्रेजेंट्स स्लाइटली डिफरेंट विद ईच अदर। स्पायरोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, हाउएवर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल। यहाँ पर आपका ये स्पायरोमेट्री आंसर है कि भाई सेवरल अदर टाइप ऑफ टेस्ट के होते हुए भी स्पायरोमेट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप स्पायरोमेट्री लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप टाइपिंग करके लिखना है, वहाँ पर तो आप जाहिर सी बात ऑन पेपर एग्जाम दे रहे हो तो वो आपको अलग से एक पेपर देते हैं, उस पर आप उसको, और सॉरी अलग से पेपर नहीं देते, मेरे ख्याल से इसी के ऊपर हम लोग राइट करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से नहीं, मतलब इसी के ऊपर हम लोग राइट करते हैं। ओके, स्पायरोमेट्री आपने लिख दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप जाओगे। अगर ऑन कंप्यूटर होगा तो वहीं पर आप इसको फिल करते जाओगे। अगर और ऑन कंप्यूटर के लिए बता देता हूँ कि आपके OET ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं ऑन कंप्यूटर। क्या एज इट इज़ उसका जो मैनुअल है वो आप वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड इन फ्यूचर इफ़ वांट टू अटैम्प्ट ऑन कंप्यूटर एग्जाम, लाइक ऑनलाइन एग्जाम, तो आप उस पर जाकर अटैम्प्ट करो। अगर आपको पेपर वाला इजी लगता है तो जशान का बुक ले लो, उस पर आप जो है वो प्रैक्टिस करते रहो। जो आपने पेपर, जैसे मुझे ऑन पेपर इजी लगता है, ठीक है, लेकिन ये पढ़ाने के लिए मैं इसको PDF को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, या पढ़ने के लिए PDF यूज़ कर रहा हूँ अदरवाइज। लेकिन मैं नॉर्मली जो घर पे अपना प्रैक्टिस करता रहता हूँ वो ऑन पेपर ही होता है, ठीक है। तो आपको ऑन पेपर अगर देना है तो शुरू से स्टार्ट डे से आप ऑन पेपर ही प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, तो स्पायरोमेट्री आपने कर लिया। उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर पेशेंट्स हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू थेरेपी एन IV फॉर्म ऑफ डैश कैन बी यूज्ड टू ट्रीट सिवियर एस्थमा अटैक। अब ये टोटली आपकी कॉन्शियस पर डिपेंड करता है कि आपने जब इसको रीड किया था या जब आप इसको रीड कर रहे हो तो आप कौन कौन सी चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। जब बात ट्रीटमेंट की आएगी तो मैनेजमेंट पर जाएंगे हम लोग, क्योंकि मेडिसिन में मैनेजमेंट इज़ द ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके, ट्रीटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट काइंड ऑफ। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ढूंढना है कि सिवियर एस्थमा की बात इन्होंने कहाँ करी हुई है, कि ऐसी एस्थमा जो चीज़ों से रेस्पॉन्ड ना करे, ठीक है। पहले एसेस द सिवियरिटी ऑफ अटैक बताया हुआ है, फिर उन्होंने इमीडिएट ट्रीटमेंट बताया हुआ है। इमीडिएट ट्रीटमेंट के बाद ही होगी कोई चीज़ जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी फॉर सपोज। और आप घूमते घूमते आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये IV लिखा हुआ है। वर्ड्स ढूंढो, क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट निकालने बैठोगे टाइम गुजर जाएगा। आपने सिर्फ वो चीज़ें ढूंढनी है, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी अटेम्प्टेड है तो मुझे इजी लग रहा है। ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम मैंने भी अटेम्प्ट किया था तो मुझे बहुत टफ लगा था, और आपको भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर पहली दफ़ा में आपके 20 क्वेश्चन में से 15 आते हैं, 16 आते हैं, दैट इज़ अ गुड नंबर ऑफ आंसर्स, ठीक है। लेकिन रेगुलरली आपके, क्योंकि A पार्ट कंसिडरेबली इजी समझा जाता है B और C से, तो आपके 18 आउट ऑफ 20 होने चाहिए। और जो B पार्ट होगा उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, C पार्ट में आपके 16 क्वेश्चन होते हैं। 6 और 16 22, उनमें से फिर आपके काइंड ऑफ 16 या 14 सही हो जाते तो इनफ होता है, ठीक है। क्योंकि पास होने के लिए आपको 32 आउट ऑफ 42 चाहिए, एटलीस्ट 30 या 32 आपको उससे अबव चाहिए, तो आप पास हो जाते हो ईजिली। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। कैरी अवे हो गए हम लोग। हमने क्या सवाल था, फॉर पेशेंट्स हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू थेरेपी एन IV फॉर्म ऑफ डैश कैन बी यूज्ड टू ट्रीट एस्थमा अटैक। आपको पहले ऊपर जाना है, देखना है कि कौन सा जो टेक्स्ट है वो इस चीज़ से बिलोंग करता है। जैसे मेरे लिए ये जो टेक्स्ट दी है बिलोंग करता है, यहाँ पर आप पढ़ोगे लिखा हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट 1.2 to 2 ग्राम IV ओवर 20 मिनट्स इज एन ऑप्शन इन सिवियर केसेस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू थेरेपी। तो आपको सिवियर केसेस वर्ड भी ढूंढना था, IV भी ढूंढना था। जहाँ पर आपको मिल गया उस हिसाब से आप आंसर करोगे। यहाँ पर आप लिखोगे मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्टिंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन डैश इन द पेशेंट। ऊपर जाके ढूंढोगे कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड, बस सिंपल एज दैट। जहाँ पर तुम्हें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है वहाँ पर तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तो ये मैंने गलती की है कि मैंने इसको ब्लू मार्किंग किए हुए हैं जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं अपने, जब मैंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब जब आप देखते हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्टिंग की बात हो रही है और जब टेस्ट की बात होती है तो आपको पता है कि ये मेजरमेंट का पार्ट है, और मेजरमेंट वाला ब्लॉक कौन सा था, B ब्लॉक था। ऊपर से नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, ढूंढो कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड, ये पड़ा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है,
वो समझने के लिए आपको ये 4 लाइंस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए, मुझे पता है कि ये एलर्जी टेस्टिंग का पोर्शन है। और सवाल आपसे यही पूछ रहा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्टिंग कब करते हैं, जब हमें टू डिटरमिन एलर्जी इन द पेशेंट और एलर्जीज इन द पेशेंट, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा बहुत मार्किंग का, थोड़ा बहुत स्पेलिंग का मसला नहीं। एलर्जीज की जगह आपने एलर्जी लिख दिया, सही कर देते हैं वो लोग, बिकॉज दे जस्ट वांट टू नो कि तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज आती है या नहीं है। वो तुमसे ये नहीं जानना चाहते कि तुम मेडिकली कितने अच्छे जीपीए होल्डर हो, कितने अच्छे तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुमने स्टेप्स दिए हुए, तुमने प्लैब किया हुआ है, भाड़ में जाए। उनका काम तुम्हारी लैंग्वेज को जस्टिफाई करना, मतलब जज करना, और वो बैठे इसीलिए। तुमने अगर यहाँ पर एलर्जी लिखा, उनको पता है कि बच्चे का दिमाग काम कर रहा है कि कहाँ से मुझे निकाल के वापस लेके आना है। ठीक है, ओके। नॉट जस्ट वर्ड को फाइंड करोगे, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड किसी और जगह भी लिखा हो सकता है। जहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, फिर आप उसको वो वाली लाइंस पढ़ के उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल के आप बाहर आओगे कि भाई ये आंसर हो सकता है। अगेन, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम arrhythmia and a peak expiratory flow of greater than 3% would be diagnosed with DISH asthma. ओके, बात डायग्नोसिस की चल रही है। डायग्नोसिस हम करते हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक है। और अब हमें पता है कि पीएफ कहाँ लिखा हुआ था, एक तो यहाँ पर है पीएफ, लेकिन 33 की कोई बात यहाँ की नहीं हुई है। दूर से अंधे को तो नज़र नहीं आएगा, सॉरी माजरत के साथ, लेकिन खैर आई वॉज बीइंग सार्कास्टिक, बट 33 यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो डाउट कि इन्होंने यहाँ पर 33 से कम पीएफ, 33 से ज़्यादा पीएफ। तो सवाल का आंसर जो होगा वो इन दो जगह से हो सकता है, इधर सिवियर एस्थमा हो सकती है या लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा हो सकती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैंने 33 से ज़्यादा पीएफ देखा, तो मैंने कहा कि सिवियर एस्थमा अटेम्प्ट करो, जान छुड़ाओ। वही चीज़ के टाइमर लगा के किया, तो जल्दी जल्दी में वो चीज़ कर ली। लेकिन बाद में पता चला कि एरिथमिया तो यहाँ लिखी हुई है, तो इसलिए ये थोड़ा इनका टाइपिंग मिस्टेक है कि पता नहीं क्या चीज़ है। इनके जो आंसर की है उसमें लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा आंसर सही है। तो अब हमें यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा करना है। एंड रेयर चांसेस होते हैं कि ये वाला टेक्स्ट कभी कभार रिपीट हो जाता है, तो आपको उस हिसाब से इसकी थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, रेयर चांसेस होते हैं, बहुत 1000 में से एक बच्चे का हो गया तो हो गया, ठीक है, अदरवाइज न्यू ही आता है पेपर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। स्पायरोमेट्री टेस्ट कंटेन्स दैट डेज टिपिकली लास्ट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है वो कंटेन टेस्ट दैट कंटेन डेज टिपिकली लास्ट हाफ एन आवर। अब हमने ऊपर जाना है और हमने यहाँ पर ढूंढना है कि स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है वो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्पायरोमेट्री टेस्ट में आंसर देखना है, और हमें दूर से ये 30 मिनट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ बात की हुई है इन्होंने जो 30 मिनट से रिलेटेड है। दिल करे तो यहाँ से पढ़ो, दिल करे तो यहाँ से पढ़ो। पहले यहाँ से पढ़ के देखो, स्पायरोमेट्री टेस्ट यूजुअली टेक्स 10 मिनट्स बट विल लास्ट अबाउट 30 मिनट्स इफ इट इंक्लूड्स रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग। आंसर मिल गया तो पूरा भी नहीं पढ़ना, एक लाइन से आंसर मिल रहा है, जान छुड़ाओ, यहाँ रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग लिखो, दैट्स इट। कि ऐसी स्पायरोमेट्री टेस्ट जो रिवर्सिबिलिटी टेस्ट कंटेन करती है, वो जो है आपकी 30 मिनट्स तक लास्ट करती है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद डेश कैन कॉज न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन इन पेशेंट्स विद एस्थमा। अब हमने जो वर्ड ढूंढना है ऊपर, वो न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन होना चाहिए। क्या ऊपर जाओ, देखो न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन कहाँ लिखा हुआ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें। न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन क्या क्लासिफिकेशन में हो सकता है, नहीं, नज़र नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर हो सकता है, नहीं, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। मेजरमेंट में न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन का कोई काम नहीं। मैनेजमेंट में न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन का काम थोड़ा बहुत हो भी सकता था, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर आपके डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस यहाँ पर हैं, तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर से देखते आओगे, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, आपने खुद से ढूंढना है वहाँ पे, इन द 15 मिनट्स ही ये सारा काम होगा। नो डाउट कि टफ है, मुश्किल है, कुछ भी है, लेकिन करना है तो करना है, अदरवाइज आपने एग्जाम के पैसे फालतू में भरे। ठीक है, ये न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है उससे पीछे देखो कि फुल स्टॉप कहाँ है, वहाँ से रीड करो। In addition, smoking can irritate the airways in patients with asthma, causing neutrophilic inflammation and exacerbating breathing problems in those with asthma. अब ये वाली लाइन मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने खुद पढ़ी है, लेकिन ये फालतू टाइम मैंने ज़ाया किया। ठीक है, ये नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे आंसर मिल गया कि इन एडिशन स्मोकिंग कैन इरिटेट। ठीक है, स्मोकिंग करवाती है न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन, और यही तो हमसे क्वेश्चन मांग रहा था कि डैश कैन कॉज न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन, तो स्मोकिंग कैन कॉज न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन। आप यहाँ पर लिखोगे, दैट्स इट। ठीक है, अब ये आपके फिल इन द ब्लैंक पूरे हो गए। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चंस में भी अगेन वही सवाल पूछेगा, आपको जवाब देना है। हाउ ऑफन शुड पेशेंट्स बी एडवाइज्ड टू प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
अब जब मैंने आपको इनिशियली बात जब मैं शुरुआत कर रहा था इस वीडियो की, उसमें ही मैंने शुरू में ही बोला कि आपने हाइलाइट्स पढ़ने हैं या फर्स्ट लाइन पढ़नी है, तो यहाँ पर आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज लिखा हुआ है तो आप ढूंढोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। टाइम है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो इसको, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोशिश करो कि हाफ एन आवर या आवर ढूंढोगे क्या बात करी उन्होंने। पेशेंट्स में फाइंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेनिफिशियल, एडवाइस पेशेंट्स टू प्रैक्टिस डेली। जब तुम्हें पहली लाइन में आंसर मिल गया, बात खत्म। तुमसे वो पूछ रहा था क्वेश्चन कि हाउ ऑफन शुड पेशेंट बी एडवाइज्ड टू प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने डेली लिख के आगे बढ़ जाना है बस। हाउ ऑफन शुड पेशेंट्स विद पीक एक्सपायरेटरी फ्लो ऑफ लेस देन 75% बी गिवन 10 mg ऑफ सैल्ब्यूटामोल। अब जो PEF7 लेस देन 75% ढूंढोगे कहाँ पर है, यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आ रहा। मैं ऑलरेडी इसको 3-4 बार देख चुका हूँ। यहाँ पर हो सकता है PEF 75 से कम वाला, लेकिन 75 कम, यहाँ पर PEF कहीं भी नहीं लिखा हुआ, 75 कहीं भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर आओगे तो ये लिखा हुआ है PEF लेस देन 75% ऑफ द, यानी लेस देन 50 to 75% ऑफ प्रेडिक्टेड। एक चीज़ ये लिखी हुई है अगेन, क्योंकि मुझे सवाल भूल गया, फिर से पढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा हुआ है तुमसे कि हाउ ऑफन शुड पेशेंट्स बी विथ अ पीक एक्सपायरेटरी फ्लो ऑफ 75% बी गिवन 10 mg ऑफ सैल्ब्यूटामोल। दूसरी चीज़ जो तुमने ढूंढनी है, क्योंकि फालतू ये ऊपर गए। हमें पता है कि जब बात सैल्ब्यूटामोल की चल रही है तो मतलब ट्रीटमेंट की बात है, मतलब मैनेजमेंट वाले प्लान में हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। अब ढूंढो कि यहाँ पर बीच में मिडिल में तुम्हारे पास पड़ा हुआ है 10 अपना PEF लेस देन 75%, सैल्ब्यूटामोल रिपीटेड एवरी 15 to 30 मिनट्स। अब ये बात ये होगी कि हम जो है वो 15 to 30 मिनट्स, क्योंकि हम जल्दबाजी में होंगे, तो पहली दफ़ा मैंने 15 to 30 मिनट्स लिख लिया था। जब मैंने आंसर की चेक करी तो तब मुझे याद आया कि यार ये तो 10 mg का पूछ रहा था, कि या तो तुम सैल्ब्यूटामोल जनरली अगर तुमने नॉर्मल वाला सैल्ब्यूटामोल देना है तो 15 से 20-30 मिनट में तुमने वो एक टाइम ड्यूरेशन उसने बता दी, लेकिन अगर तुम्हें 10 mg का डोज देना है तो एवरी आवर तुम्हें देना है। तो इसका आंसर होगा एवरी आवर, ठीक है। तो ये समटाइम ऐसी चीज़ें करेगा कि तुम्हें वो खुद कंफ्यूज करेगा। तुमने इसका आंसर निकालना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि भाई 10 mg की बात कर रहे हैं तो मुझे वो वाला आंसर निकालना है। ओके, अगेन व्हेन शुड पेशेंट बी गिवन 2 mg ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ऊपर देखो कहाँ मैग्नीशियम सल्फेट पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट, और इन्होंने बोला है कि ओवर 20 मिनट्स इज एन ऑप्शन इन सीवियर केसेस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू थेरेपी, ठीक है। कहीं और भी लिखा हुआ है तो ढूंढ लो। मैग्नीशियम सल्फेट 2 mg जो है ओवर 20 मिनट्स हमने देना है, 1.5 to 2 मिलीग्राम ओवर 20 मिनट्स, ठीक है। मुझे याद आ रहा है कि कहीं और भी मैग्नीशियम सल्फेट होगा, लेट मी चेक इट। सही है, फिर ओवर 20 मिनट्स फिलहाल करते हैं। हो सकता है कि आंसर इसमें गलत भी हो, मसला नहीं है, ठीक है। सवाल क्या है, हाउ ऑफन पेशेंट्स बी गिवन 2 mg ऑफ सल्फेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ओवर 20 मिनट्स, लेकिन हाउ ऑफन पूछ रहा है। आई डोंट नो इसमें क्या करना चाहिए, मुझे ढूंढने दो। शायद इसमें ओवर 20 मिनट्स ही ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम इसको देख लेंगे बाद में। ओके, अभी मेरा माइंड इस पे नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, ओके ग्रेट, ओवर 20 मिनट लिखो, आगे बढ़ो, ठीक। उसके बाद विच पेशेंट विल टिपिकली नीड टू रन व्हेन कंप्लीटिंग स्पायरोमेट्री टेस्ट। अब ऊपर आप जाओगे, यहाँ पर आप स्पायरोमेट्री टेस्ट को देखोगे और यहाँ पर देखोगे कि कोई रनिंग की बात करी हुई है इन्होंने, अगर तो नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ढूंढो, लिखा हुआ था यहाँ पे कहीं। एंड वन मोर थिंग, जैसे मुझे अभी इसका आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर आंसर नहीं भी मिल रहा तो क्वेश्चन को छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। उसको एंड पे भी आके अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर हो सकता है कि नीचे वाला जो क्वेश्चन हो वो उसी सेम ब्लॉक में से हो और तुम्हें कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड नज़र आ जाए, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पायरोमेट्री के लिए कौन से पेशेंट को रनिंग की ज़रूरत है।
अच्छा ये इसमें है, ठीक है, एक्सरसाइज टेस्ट में, ओके, क्योंकि रनिंग की बात चल रही है तो मैं खुद अपने उसमें भूल गया कि एक्सरसाइज टेस्ट हमने देखना है, ठीक है, ओके। एक्सरसाइज टेस्ट पे क्या कह रहा है, देयर दीज आर ऑफन यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा इन चिल्ड्रन। द चाइल्ड शुड रन 6 minutes on treadmill at workload sufficient to increase the heart rate of greater than 160. Spirometry is used before and after the exercise. ठीक है, कि एक्सरसाइज करने से पहले स्पायरोमेट्री आप करते हो, तो उन्होंने पूछा था किस एज ग्रुप के लिए, तो वो चिल्ड्रन है, ठीक है। सवाल क्या है, वंस अगेन देखो, विच पेशेंट्स विल टिपिकली नीड टू रन व्हेन कंप्लीटिंग स्पायरोमेट्री टेस्ट, कि कौन सा एज ग्रुप है, कौन से पेशेंट है जो आपके रन करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग व्हेन कंप्लीटिंग स्पायरोमेट्री टेस्ट, तो वो आपका चिल्ड्रन ग्रुप होगा, ठीक है, ओके। व्हाट शुड स्टाफ डू व्हेन असेसिंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग पैनिक अटैक्स। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट टाइम में गलत किया था और इसका आंसर मुझे बाद में समझ आया था, ठीक है। अब आप ढूंढो पहले, आई वुड लव कि आप लोग जो देख रहे हैं वो ढूंढो, क्या सवाल है, व्हाट शुड स्टाफ डू व्हेन असेसिंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग पैनिक अटैक। यू हैव 20 seconds और 30 seconds, ट्राई करो। अगर आप स्टिल अटेम्प्ट करना चाहते तो पॉज करके देख लो, फिर इसको देखना, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ, ओके। अब जब मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे ये पार्ट सी में समझ आ रहा था, क्योंकि स्टाफ की बात यहाँ की गई है, स्टाफ मस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन ट्रीटिंग पेशेंट्स विद एस्थमा एज सम सफरर्स विल रिक्वायर एडिशनल इमोशनल सपोर्ट। तो मैंने वहाँ पर लिख दिया, अपने आंसर में लिखा था प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, कि स्टाफ को क्या करना चाहिए जब पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग पैनिक अटैक से जूझ रहा हो। लाइफ थ्रेटनिंग पैनिक अटैक की बात यहाँ पर की गई थी, लेकिन जब हम की देखते हैं तो उसमें इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो है वार्न आईसीयू। क्यों, इन्होंने यहाँ पर ये बात की है कि असेस द सिवेरिटी ऑफ अटैक इफ लाइफ थ्रेटनिंग और सिवियर वार्न आईसीयू, और जो इनकी की का आंसर है वही हमें मानना पड़ेगा, तो उस हिसाब से इसका ये सही है। मुझे खुद को भी ये समझ नहीं आता कि वाई स्टिल वार्न आईसीयू, जबकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो वाई नॉट प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट या एडिशनल इमोशनल सपोर्ट, बट वार्न आईसीयू इज द आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब पैनिक अटैक हो रहा हो तो स्टाफ को आईसीयू को वार्न करना चाहिए। विच लंग फंक्शन टेस्ट इज हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके लिए अब आपको अगेन यहाँ पर जाना है, और यहाँ से अगर अगेन वही बात कि पूरा पढ़ना है पूरा पढ़ो, नहीं भी तो पहले 1-2 लाइन देखो। एक तो ये लिखा हुआ स्पायरोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, 1-2 आंसर प्रोबेबल स्पायरोमेट्री हो सकता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लेकिन वो पूछता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है, हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग विच लंग फंक्शन टेस्ट हेल्पफुल फॉर हेल्प अंडरस्टैंडिंग हाउ पेशेंट्स रेस्पॉन्ड्स टू द ट्रीटमेंट। तो आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे पीक एक्सपायरेटिव फ्लो इज द मैक्सिमम फ्लो रेट ड्यूरिंग एक्सलेशन आफ्टर फुल इन्फ्लेशन, डायनल वेरिएशन इन PEFR इज गुड मेजर ऑफ एस्थमा एंड यूजफुल टू द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड रेस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये भी है, स्पायरोमेट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि PEFR जो होता है वो रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है, तो आपको फिर वहाँ पर आंसर PEFR देना है। अपनी नॉलेज को इतना इस्तेमाल नहीं करना, जो भी आपकी मेडिकल नॉलेज है वो घर रख के आओ, जो इन्होंने तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है उसमें से आंसर निकालने की कोशिश करो, दैट्स इट, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर PEFR आंसर हो जाएगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉइज माइट पेशेंट्स विद एस्थमा मेक व्हेन ब्रीदिंग। जब नॉइज़ की आती है तो एस्थमा की नॉइज़ ऑब्वियसली एक सिम्टम है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स आपने कहाँ पर पढ़े थे, पार्ट ए में। यहाँ पर ये 3-4 पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है विस्लिंग साउंड व्हेन एक्सहेलिंग, तो विस्लिंग यहाँ पर आपका आंसर है। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो को मेजर करने के लिए अगेन आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, और यहाँ पर ढूंढोगे कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ मेजर्ड, ये पढ़ा हुआ है इट इज़ मेजर्ड, क्योंकि यहाँ तक तो तुम अभी पढ़ के आए हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो इसलिए डायरेक्टली अगली लाइन पे जाओ। ये अनसर्टेन डायग्नोसिस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इट इज़ मेजर्ड विद द पीक फ्लो मीटर, ये तुम्हारा आंसर पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तुम्हें हो सकता है कि सवाल के बाद पूरा टॉपिक भी पढ़ना पड़े, तो टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज करोगे। बाकी इसका मेथड यही है, वे यही है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है।
या तो आप पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ऊपर वाला पढ़ते जाओ, आपको आंसर निकालना है, कनिंग होना है उस हिसाब से। नाउ क्योंकि हम पूरा घूम के आए हैं चारों ब्लॉक से थोड़ा थोड़ा करके, तो हमें ये वाले 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब कोशिश करनी है कि इन 6 क्वेश्चन को 1-2 मिनट में निपटाना है हमें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम एन एस्थमाटिक। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को ही बोलते हैं, और उसका डिस्कशन हमने देखा था कि पार्ट सी में था। यहाँ पर आंसर लिखो सी और आगे बढ़ो। मेजरिंग द रेस्पिरेशन एबिलिटीज इन पेशेंट्स विद एस्थमा, मेजरमेंट की बात हमने की थी टेस्ट वाले पोर्शन में, वो बी था। ओके, आइडेंटिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ द एस्थमा अटैक्स, क्लासिफिकेशन जहाँ भी होगी वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होगी, तो ये ए होगा आपका, ठीक है। उसके बाद द प्रोसीजर टू फॉलो व्हेन ट्रीटिंग एन एस्थमा अटैक, मैनेजमेंट ब्लॉक डी, ब्लॉक डी, ठीक है। उसके बाद आपका सिम्टम्स ऑफ एस्थमा इन अ पेशेंट, अभी मैंने बताया कि विजलिंग देखनी है तो सिम्टम्स यानी ब्लॉक ए। हाउ टू डायग्नोज एस्थमा इन पेशेंट्स, कैसे करोगे डायग्नोज इन मेजरमेंट टेस्ट के साथ, पार्ट बी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर पार्ट ए। अब हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो की है वो हम आपके सामने ओपन करें। लेट मी ट्राई वन थिंग। ओके, सो दिस इज द आंसर की। यहाँ पर नंबर 7th जो क्वेश्चन था उसमें इन्होंने किया हुआ है आर्टीरियल सेचुरेशन। टू अंडरस्टैंड हाउ सिवियर एन एस्थमा अटैक इज, आर्टीरियल सेचुरेशन मस्ट बी मेजर्ड इन एडिशन टू पीएफ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था इसका आंसर आर्टीरियल सेचुरेशन हो सकता है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने आर्टीरियल सेचुरेशन कहाँ लिखा हुआ है ये पढ़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। आर्टीरियल सेचुरेशन, लेट मी सर्च इट कि हमें मिल जाएगी। ये पढ़ा हुआ है मेजर पीएफ एंड आर्टीरियल सेचुरेशन, जो हमने ए पढ़ा था उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, और बहुत ही वैसे तो है तो हेडिंग में, लेकिन इस पर मैंने फोकस नहीं किया था, तो इस तरह से हमें चीज़ें जो है वो फोकस करनी है काइंड ऑफ, ठीक है। कि ये हमने यहाँ पर फोकस करना था मेजर पीएफ एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन को, तो हमें मिल जाता वो वाला आंसर। खैर नहीं मिला, कोई मसला नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन हमने किया था नंबर 7 के बाद, फॉर पेशेंट्स IV थेरेपी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, हमने भी मैग्नीशियम सल्फेट ही किया था, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो थर्ड जो 8th क्वेश्चन है उसका है कि भाई नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्टिंग एलर्जीज आंसर था। हमने नेक्स्ट में हमने 10th में लाइफ थ्रेटनिंग भी हमने अटैम्प्ट किया था, रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग भी की थी, स्मोकिंग भी किया था, डेली भी किया था, 1 आवर एवरी आवर भी किया था, ठीक है। आप एक एक सिंगल क्वेश्चन को आप टैली करते जाओगे और देखते जाओगे। नंबर 15 जो है वो हमने छोड़ दिया था कि नहीं, फिर छोड़ा नहीं था, यहाँ पर हमने कुछ गलत किया था इसको। व्हेन शुड पेशेंट बी गिवन 2 mg ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तब देंगे जब सीवियर केसेस में होगा। मैंने यहाँ पर 20 मिनट्स बोला था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमने पॉज भी लिया था। खैर आपने देख लिया कैसे गलतियाँ करते हैं या कैसे सही करते हैं। चिल्ड्रन हमने किया था, वार्न ICU किया था, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट और PEFR हमने करना था, विस्लिंग साउंड और पीक फ्लो मीटर हमारा आंसर था। अब आप इसको टैली करोगे खुद अपने हिसाब से अपनी बुक से कि कौन सा आंसर सही कौन सा गलत है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ये, अच्छा ये वाले ऊपर वाले CB वाले, ठीक है। कहाँ चला गया, यहाँ है, ठीक है। C सेकंड में हमने B किया, यहाँ पे A D D A B, पहले 6 हमारे सारे सही हैं, और बाकी वाले जो हैं उनमें से 2 गलत हैं, ठीक है। आर्टिकल सेचुरेशन गलत था, एक ये इनसेवियर केसेस गलत था। आइडियली जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 2 के अगेन बता रहा हूँ, ये मैंने पहले अटैम्प्ट किया हुआ था कुछ टाइम पहले, फिर से अटैम्प्ट कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझसे 2 गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कम है, ओके। आइडियली आपको 16, 17, 18 मतलब 18 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, आप रीडिंग पे प्रैक्टिस पहले ना करो फिर, ठीक है। पार्ट ए पे 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 इनफ है, प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करनी है। ऑब्वियसली टेस्ट कोई टफ होता है कोई इजी होता है, ठीक है। लेकिन 18 आपके यहाँ से आ जाते हैं, और बाकी के जो 12 हैं वो आपको 12 में 14, 18 + 14 आपका हो जाएगा 32, ठीक है।
14 आपको वहाँ से मिल जाते हैं अपना पार्ट बी और सी से, तो आपका काम हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, सिंपल इतना है। पार्ट ए के लिए आपको 17 18 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, दैट्स इट। 2-3 की मार्जिन है आपके पास। आई होप कि ये समझ आया हो। बाकी गलतियाँ तो इंसान है, होती रहेंगी। चलें जी।